प्ले मीन्स प्ले इज व्हाट वी डू व्हेन वी आर फ्री टू डू एंड व्हाट वी विल। कि जब हम कुछ काम नहीं कर रहे, हम अपने माइंड को रिलैक्स करना चाहते हैं, तब हम क्या कर रहे होते हैं, प्ले कर रहे होते हैं। व्हेन वी आर फ्री टू डू व्हाट वी विल, जो हमारी काम करने की इच्छा है, हम उसे अपनी इच्छा से करते हैं, अपने इंटरेस्ट से करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। इट इज वॉलेटेशनल एंड इंडिपेंडेंस नेचर ऑफ प्ले। इसमें हम किसी पे डिपेंड नहीं होते हैं, हम फ्रीली काम करते हैं। जो काम हम अपनी इच्छा से करते हैं, ऑब्वियस है वो फ्री होता है, फ्री ऑफ माइंड करते हैं हम, हमारे माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होता। दैट इज स्ट्रेस इन दिस डेफिनेशन, कि जब हम कोई भी काम बिना किसी स्ट्रेस से, अपनी इच्छा से और सोर्स ऑफ एंजॉयमेंट के रूप में करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्ले कहते हैं। तो आप इसको अपनी लैंग्वेज में भी ऐसे ही लिखेंगे कि जब हम फ्री होते हैं और हमारा कार्य करने का दिल होता है, और जो कार्य हम अपनी इच्छा से करते हैं, जिस कार्य को करके हमें बहुत खुशी मिलती है, तो दैट इज इन द कैटेगरी ऑफ प्ले, जिसमें हमारे माइंड पर कोई स्ट्रेस नहीं होता, और हम क्या जी होते हैं, आजाद होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते हैं उस काम को करने के लिए। ठीक है जी। जी। क्या है? हाँ मैम। देखिए प्ले की पिक्स, यहाँ पर देखिए, ये सब क्या है, प्ले की कैटेगरीज है। एक जो लड़की है, देखो साइकिल चला रही है, ये कब कर रही है, जब वो फ्री है, जब उसका दिल कर रहा है साइकिल चलाने को, है ना। मैंने वही बताया कि जब आपका इंटरेस्ट जो काम करने को, जिसको जिसको आपका दिल अलो कर रहा है, कि जिस काम को करके आपको खुशी मिल रही है, तो वो क्या होगा, प्ले की कैटेगरी में आएगा। अब देखिए, एक लड़की है साइकिल चला रही है, इसको साइकिल चलाना अच्छा लग रहा है। एक बच्चा जो सा है वो फुटबॉल खेल रहा है, एक बच्चा जो सा बैडमिंटन खेल रहा है, ऐसे ये जो सी एक गर्ल है ये स्किपिंग कर रही है, एक काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, प्ले की पिक्स है, डिफरेंट पिक्स है। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चा अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए जो काम कर रहा है, और इसमें क्या है, जो बच्चा है वो किसी प्रकार का स्ट्रेस में नहीं है। साइकिलिंग वो क्यों कर रही है, क्योंकि उसका दिल कर रहा है। ठीक है जी। जी मैम। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, कि जो हमारी प्ले है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए यहाँ पे लिखा है इम्पोर्टेंस ऑफ प्ले, कि जो खेलना है वो हमारे लिए कितना जरूरी है। आप इसको इम्पोर्टेंस भी लिख सकते हैं, मेरिट भी लिख सकते हैं, मेरिट भी सेम होता है, एडवांटेजेस ऑफ प्ले भी लिख सकते हैं, तो नेचर ऑफ प्ले भी लिख सकते हैं। सबका मतलब सेम ही होगा, कि जो हमारा खेल है उसका हमारे जिंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले क्या है हमारे पास, मेंटल इम्पोर्टेंस। जब हम मेंटली इम्पोर्टेंस कैसे होगी खेल की, कोई बता सकता है। मैम जैसे अगर हम खेल रहे हैं तो उससे हमारा माइंड भी थोड़ा सा, क्योंकि अगर कोई बच्चा स्कूल से आके थोड़ा सा मतलब स्ट्रेस में रहता है, पढ़ता है, ठीक है ना, तो घर हम्म। आके थोड़ा सा अपना खेल कूद के अपना माइंड को रिफ्रेश कर लेता है, तो वो उसका माइंड थोड़ा सा वो हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, तो वो फिर इंटरेस्ट ले लेगा दोबारा से पढ़ने में या और काम करने में, तो यस। खेलने से माइंड पे बहुत हाँ, फर्क अब पड़ता है। जैसे देखियो मेंटल इंपॉर्टेंस में वही है कि मानसिक जो से हमारी कितनी इंपॉर्टेंस है एक प्ले की हमारी लाइफ में। कहते हैं ना, खाली दिमाग जी शैतान का घर, है ना। अगर हम खाली बैठे हुए हैं जी तो हमारा माइंड जो सा है नेगेटिविटी में जाता है ना। लेकिन जब हम जी अपने माइंड को किसी जगह लगा देते हैं तो वो उसी जगह भागता है, और अच्छे से भागता है, जहां पे हमारा दिल करता है उसको, और अच्छे से काम करते हैं। मेंटली भी तो हम स्ट्रोंग होते हैं ना खेलने से। हमारी मांसपेशियां, हमारा माइंड जी जो सा है, हमारे में सोचने की शक्ति आती है। कोई हम डिफिकल्ट गेम खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, उससे माइंड से सोचते हैं ना। मान लो ब्लॉक्स खेल रहे हैं, तो उसमें बच्चा अपना माइंड लगाएगा गेम में, तो यानी कि इससे कहता है जब जितना वो माइंड लगाएगा उतना उसका मानसिक विकास होगा। और मान लो जी गेम खेलते खेलते उसके सामने कोई प्रॉब्लम आ गई, मान लो चेस खेल रहा है, उसको खेलना नहीं आ रहा, तो वो भूल रहा है, तो अपना दिमाग लगाएगा। यानी कि जो सा है मानसिक जो सा है रूप से भी वो क्या होता है, इसकी खेल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है।
नेक्स्ट हमारे पास है जी सोशल इंपॉर्टेंस, यानी कि सामाजिक रूप से क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। सोशल इंपॉर्टेंस, सोशल इंपॉर्टेंस में क्या होता है कि जैसे हम बच्चा है अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहा है, समाज में रह रहा है, बच्चों के साथ जब वो जी खेलता है तो वो एक्टिव होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। बच्चों के साथ खेलने के साथ जब वो दूसरी कंपनी के साथ खेलते हैं तो वो क्रिया करता है, क्रिया मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट करता एक्टिविटी है ना। करना। जी और उसके अंदर जी ग्रुपिज्म की भावना आती है कि हमें ग्रुप में खेलना है, जी ठीक है। और क्या होता है, सोशल नेटवर्क बढ़ता है उसका, वो हर तरह का जी खेल खेलते हैं उसके अंदर, है ना। जी तो ये क्या हो गया इसका सोशल इंपॉर्टेंस, कि सामाजिक रूप से भी हमारे पास जो खेल है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है फिजिकल एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। फिजिकल क्या, जब हम कोई काम करते हैं, जब हम खेलते हैं तो क्या होता है, हम वर्कआउट करते हैं। मान लो कोई बच्चा दौड़ रहा है, ठीक है, तो क्या उसकी जो है फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, उसकी मांसपेशियां स्ट्रांग बन रही हैं, उसकी शारीरिक एक्सरसाइज हो रही है। शारीरिक एक्सरसाइज से क्या होता है कि उसका खाया पिया भी इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, जी ठीक है। अब ये तो बड़े हम्म, बच्चे हैं जो खेल के अपने अपने जो भी है अपने मेटाबॉलिज्म सिस्टम को ठीक रखते हैं, लेकिन छोटे बच्चे कैसे करते हैं, छोटे बच्चों को आपने देखा वो क्रॉलिंग करते हैं या बेड के ऊपर ऐसे उल्टते पलटते हैं, तो क्या होता है उनका खाया पिया वैसे डाइजेस्ट हो जाता है, तो वो भी तो एक तरह से एक क्रिया कर रहे हैं ना, फिजिकल एक्टिविटी तो उनकी भी हो रही एक्टिविटी कर रहे हैं जी मैम। है ना। तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये फिजिकल एक्टिविटी भी हमारे से क्या होता है, फिजिकल इंपॉर्टेंस भी है खेल के द्वारा। नेक्स्ट हमारे पास है इमोशनल सिग्निफिकेंट। जो हमारे पास मेंटली था, मेंटली में और क्या क्या हो सकता है, कोई बता सकता है मेंटली इंपॉर्टेंस में। वो बच्चा डिसिप्लिन में भी रहेगा, जो फर्स्ट पॉइंट था। मेंटली में क्या होता है कि बच्चा डिसिप्लिन में रहना सीखता है, और जो सोशल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना सीखता है, लीडरशिप की क्वालिटीज भी आती है उसके अंदर, है ना। और हमारे जी पास है अब इमोशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि भावात्मक रूप से खेलों का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। देखो कई बार बच्चा जब खेल रहा होता है, खेल खेल की बात कर रहे हैं ना, खेल की इंपॉर्टेंस कर रहे हैं, जब बच्चा खेलता है तो उसके अंदर एक बार डर की भावना भी आती है ना, हाय मैं हार तो नहीं जाऊंगा। लेकिन उससे क्या होता है, अगर वो हार भी गया तो उससे यही पता चलता है कि जीत ही एक पक्ष नहीं होता खेलने का, हार भी एक पक्ष होता है। हारने के बाद क्या होता है, वो इमोशनली क्या होता है, डिसहार्टेड हो जाता है, मतलब इमोशनली क्या होता है उसका एक तरह से गिव अप कर देता है एक बार तो, कि भी मैं तो हार गया। लेकिन फिर वो क्या करता है, धीरे धीरे अपने इमोशन को कंट्रोल करना सीखता है, यानी कि इमोशनली भी बच्चा गेम से क्या होता है, स्ट्रांग बनता है, उसको पता चलता है कि जीत अगर एक पक्ष है तो हार उसका क्या है, दूसरा पक्ष है, यानी कि जीत और दूसरा हार पक्ष एक सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है जी। और लास्ट क्या है जी हमारे पास, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी। एज- एजुकेशन इंपॉर्टेंस क्या होती है कि जैसे मान लो स्कूल्स में हम क्या करते हैं, टाइम टू टाइम डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी करवाते हैं, है ना। जैसे कि मान लो हम पढ़ाते हैं, पढ़ाने के अलावा अब आजकल क्या आ गया, को करिकुलम एक्टिविटी आ गई, जानो गेम्स होगी, बच्चों को गेम्स में पार्टिसिपेट करवाएंगे। ईयरली आपको पता होगा स्कूल में एक बार एनुअल डे मनाया जाता है, उसके अंदर कहते हैं गेम्स में बच्चों को पार्टिसिपेट करवाते हैं। तो एजुकेशनल भी तो वैल्यू है ना। और मान लो कोई बच्चा बहुत ज्यादा गेम्स में अच्छा है, तो क्या अगर उसके अच्छा एनवायरनमेंट मिले, उसको अच्छी फैमिली मिले, अच्छा स्कूल में उसको अच्छा मोटिवेशन मिले, तो वो आगे जाकर सचिन तेंदुलकर भी बन सकता है, क्योंकि सचिन तेंदुलकर क्या थे, क्रिकेटर ही तो है। तो यानी कि एजुकेशन के थ्रू ही तो वो आगे गया ना, जी एजुकेशन से ही उसको सपोर्ट मिली, उसके टीचर से उसको सपोर्ट मिली, उसके स्कूल से उसको सपोर्ट मिली, और विद द हेल्प ऑफ दैट सपोर्ट क्या हुआ, कि वो क्या हुआ, आगे बढ़ा, और उसकी एक पहचान सोसाइटी में बनी। नेक्स्ट। तो आपको इम्पोर्टेंस समझ आई है प्ले की। जी मैम। यस मैम। और बताओ क्या हो सकती हैं, कोई बताएगा। मैम खेलने से क्रिएटिविटी भी बढ़ती है यस, बच्चे की। तो और आप एक पॉइंट और बना मतलब सकते हैं कि क्रिएटिव इम्पोर्टेंस। क्रिएटिव हो सकता है बच्चा खेल खेल में, कि मतलब कोई वो कुछ खेल रहा है तो सडनली उसके दिमाग में ये आइडिया आता है कि चल हम इसको
ऐसे खेलते हैं, मतलब उसको दूसरे तरीके से खेलते यस हैं, यस। तो वो क्रिएटिविटी माइंड में डेवलप होता है। हाँ बिल्कुल, जो आप बोल रहे हो उस पॉइंट पे मैं अभी आऊंगी, वो टाइप्स में आएगा हमारी। ठीक है, वेरी नाइस। और क्या हो जी। सकता है? और क्या हमारे पास जो हम खेलते हैं उसकी और क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, किस वे में हो सकती है, और क्या विकास होगा बच्चे का खेलने से? एनीवन एल्स? मैम देखिए, खेल खेल में बच्चा एक दोस्त भी बना सकता है थोड़ा सा, मतलब यस अगर जो बच्चा कम एक्टिव है तो वो एक्टिव भी हो सकता है, यस। क्योंकि वो जान रहा है दूसरे। पहले दो बच्चे खेल रहे हैं तो पूछेगा मैं भी खेलूं आपके साथ, तो ठीक है, दोस्ती हो गई, तो जान पहचान बढ़ती है, बच्चों की दोस्ती बढ़ती है। यस, ये सब चीजें भी फ्रेंडशिप भी होती है। होती है, सोशल नेटवर्क बढ़ता है बेसिकली बच्चे का। तो उसको एक तरह से जी। एडजस्टमेंट, एक पॉइंट इसका ये भी हो सकता है, एडजस्ट इन द सोसाइटी। तो जब वो गेम्स हाँ में जी। प्ले करेगा बच्चों के साथ, तो उसको ये पता चलेगा कि वो हर तरह के बच्चे के साथ क्या करेगा, एडजस्ट करना सीखेगा। तो हाउ टू एडजस्ट इन द ठीक रहेगा। सोसाइटी, है ना? जी। तो ये हमारी कहती है खेल जी। की इम्पोर्टेंस थी। अब नेक्स्ट हम करते जी। हैं टाइप्स ऑफ प्ले। जी। सबसे पहले हमारे पास एक्सपेरिमेंटल प्ले। एक्सपेरिमेंटल प्ले, प्रयोगात्मक कहेंगे इसे हम, प्रयोगात्मक खेल। इसमें क्या करता है जब बच्चा ये हमारे पास प्ले की ही एक टाइप है, एक्सपेरिमेंटल प्ले मतलब प्रयोगात्मक खेल। इसमें क्या करेगा बच्चा, इसकी पिक्चर्स भी है। अच्छा, ओके ओके, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंटल प्ले है उसमें क्या होता है, बच्चा एक्सपेरिमेंट करके सीखता है, यानी कि बच्चा क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, चीजों को तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, फिर वो क्या कर रहा है, सीख रहा है। ठीक है, अलग अलग सीख रहे एंगल हैं। से उसको बना के सीख रहा है। लाइक एक एग्जांपल मैं देती हूँ, बच्चा क्या करेगा, मान लो ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक से पहले उसने कोशिश की कि मैं एक हाउस बनाऊं, लेकिन उससे हाउस नहीं बना, उसके से क्या बन गया, एक टावर बन गया। तो फिर कहेगा, चलो, उसकी मदर कहती चलो आपने टावर बनाया, वेरी नाइस, अब ऐसा करो कुछ और बना के दिखाओ। तो अब उस टावर को तोड़ के वो, उसकी मदर कहती है हाउस बनाओ, तो उस टावर को तोड़ के वो क्या करता है, हाउस बनाता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, चीजों को तोड़ मरोड़ कर, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है बच्चा उसके ऊपर। ठीक है ना? और उससे भी क्या सीख रहा है, प्रयोग करके क्या कर रहा है वो बच्चा, सीख रहा है। तो ये क्या हो गया हमारे पास, प्रयोगात्मक खेल। जब बच्चा प्रयोग करके सीखता है तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रयोगात्मक खेल। इसमें आप योगात्मक ब्लॉक का खेल। एग्जाम्पल दे सकते हैं, मैं अभी आपको पिक्चर शो करूंगी, उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जी। नेक्स्ट हमारे पास है मूवमेंट प्ले। मूवमेंट प्ले, मूवमेंट मतलब मूव करना। हिलना डुलना। जी। इसमें क्या होगा कि बच्चा मूव करके क्या कर रहा है, वो प्ले कर रहा है। लाइक बच्चा दौड़ रहा है, बच्चा क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट में जब वो रन लेने के लिए दौड़ेगा, या बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एक्टिविटी हो रही है, बच्चा रन कर रहा है, रनिंग कर रहा है, ठीक है, जॉगिंग कर रहा है। तो ये सब में क्या हो रहा है, बच्चे की मूवमेंट हो रही है बॉडी की, मूवमेंट होती है जी। है ना? तो इसे हम क्या कहेंगे, मूवमेंट प्ले। क्या कहेंगे, मूवमेंट प्ले। तो जरूरी नहीं मूवमेंट। होता कि, अगर आपका, एक चीज और बताना चाहती हूँ कि आपका हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी में लिखेंगे, आप हेड पॉइंट इंग्लिश में लिख सकते हैं, उसको अंदर एक्सप्लेनेशन उसकी हिंदी में लिख सकते हैं। जी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है, जी। थर्ड हमारे पास है कंस्ट्रक्टिव प्ले। कंस्ट्रक्टिव प्ले में क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है। हाँ, मान लो बच्चों को, आपको एक आपने देखा होगा मैकेनिकल गेम होती है छोटे बच्चों की, उसमें ना क्या करते हैं, छोटे छोटे ना पार्ट्स दे देते हैं एरोप्लेन बनाने के या कोई मशीन बनाने के। तो बच्चा क्या करता है, उन पार्ट्स को ज्वाइन करता है, और फिर क्या करता है, मान लो एरोप्लेन बनाना है, तो वो छोटे छोटे पार्ट्स दे रखे, तो उन पार्ट्स को ज्वाइन करके वो क्या करेगा, एरोप्लेन बना देगा। मैकेनिक गेम, मैकेनिक गेम इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस। कंस्ट्रक्ट यानी कि कुछ कंस्ट्रक्ट, यानी कि डिफरेंट पार्ट्स को जोड़कर वो एक गेम को कंस्ट्रक्ट करता है। ठीक है, कंस्ट्रक्ट मतलब होता है जी। बनाना, बनाना। नई नई चीजों को जोड़कर जब वो एक नई चीज बनाता है और उससे खेलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्टिव प्ले। नेक्स्ट हमारे पास है फाइटिंग प्ले। फाइटिंग मतलब क्या होता है, लड़ाई करना।
फाइटिंग प्ले में क्या होता है कि मान लो बच्चा खेल रहा है, उसके बीच में उसके अंदर एक तरह से कई बार वैर की भावना आ जाती है कि मैंने इसे जीतना है, उसको मैंने हराना है। होता है ना गेम में कि मैं ही जीतूंगा, ये नहीं जीत सकता। तो उसमें क्या होगा, एक तरह से फाइटिंग प्ले उससे कहेंगे, हम क्या कहेंगे, फाइटिंग प्ले। फाइटिंग। कि जब बच्चे के मन में ये बात, जब खेलते तो बच्चों के मन में ये जरूर आ जाता है कि जीतूंगा तो मैं ही, मैं इसको हरा के दिखाऊंगा, ये कैसे जीत मुझे सकता है जीतना मेरे है से। मतलब। तो वो क्या होगा, फाइटिंग प्ले। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेलेक्चुअल प्ले। यानी कि इंटेलेक्चुअल मतलब क्या हो गया, हमारा किससे रिलेटेड है, कोग्निटिव डोमेन से, हमारे माइंड से। इंटेलेक्चुअल डोमेन में हमारे पास प्ले में क्या क्या आएंगे, जिसमें हमारा माइंड यूज होता है। माइंड कैसे यूज होता है, जैसे चेस होगी। चेस गेम में क्या होता है, चेस गेम इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। उसके अंदर बहुत ज्यादा हमें जी। दिमाग लगाना पड़ता है उस गेम में। जहां पर हमारी इंटेलेक्चुअल पावर काम करती है, उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्ले। तो मैं आपको कुछ पिक्चर शो करती हूँ, जिसमें आपको ये जो मैंने आपको बताई हैं गेम्स, देखिए। फर्स्ट देखिए, आप पिक्चर शो हो रही है आप सभी को। जी मैम। देखिए, फर्स्ट में क्या कर रहे हैं बच्चे, क्या कर रहे हैं, ये देखो। चार बच्चे हैं जो से ये कुछ केमिकल बना रहे हैं, कुछ हमारे पास बनाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना लैब के अंदर। तो इसे हम कहेंगे एक्सपेरिमेंट प्ले। यानी कि देखो सब एंजॉय भी कर रहे हैं इसको, ये नहीं कि उनके माइंड पे कोई प्रेशर है, दे आर एंजॉइंग, है ना। तो जब कोई जी। कार्य हम अपनी खुशी से करते हैं और उसको एंजॉय करके करते हैं, तो वो क्या होता है, गेम होती है, प्ले होती है। लेकिन हमारे पास हम किस प्ले की बात कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल की। यहाँ पर बच्चा लैब में बैठकर एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो गया एक्सपेरिमेंटल प्ले। और ये देखो सेकंड मैंने आपको क्या बताया था, मूवमेंट प्ले। देखो बच्चा दौड़ रहा है इसके अंदर, इस पिक्चर के अंदर दौड़ रहा है ना, यानी कि मूवमेंट हो रही है उसकी बॉडी की, तो ये हमारे पास हो गया मूवमेंट प्ले। और उसके बाद ये चीज है हमारे पास, ये फोर्थ पिक्चर देखिए, इसमें क्या हो रहा है, बच्चा ब्लॉक्स बना रहा है, कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, कंस्ट्रक्टिव प्ले। और लास्ट में हमारे पास क्या है, ये देखो, ये रिंग है, उसको, इस बच्चे को इसके अंदर एक रिंग डालने हैं। रिंग क्या होते हैं, साइज के अकॉर्डिंग होते हैं, पहले बड़ा फिर छोटा फिर छोटा, सबसे ऊपर सबसे छोटा रिंग आता है। लेकिन बच्चा क्या करेगा, गलती से बच्चा क्या करता है, पहले बड़ा रिंग डाल देता है। तो फिर क्या करता है, नहीं ये तो, फिर ऊपर तक आता है, देखता है बड़ा रिंग तो अलग से नजर आ रहा है बीच में। फिर उसको क्या करता है, बाहर निकालता है, और फिर दोबारा से क्या करता है, बड़े से छोटा, मतलब कि सीक्वेंस वाइज उसको इसमें डालता है रिंग्स को। तो इससे क्या हुआ, बच्चे के इंटेलेक्चुअल पावर जो सी है इंक्रीज होती है, इसे हम क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल प्ले। समझ आ गई सभी को, पिक्चर से क्लियर हो गया जी मैम। सबको। जी। ठीक है, हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं। तो इसके अलावा कुछ और भी हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं, आपकी नॉलेज के लिए भी, और हम अपने क्वेश्चन को और अच्छा बनाने के लिए। ठीक है, टेक्स्ट पे जाना है। हाँ जी, हाँ जी, विजिबल है सभी को, कि साइज बड़ा करूँ इसका मैं, लार्ज। हाँ जी, ये दिख रहा है आप सभी को, अनऑक्यूपाइड प्ले। विजिबल है सभी को स्क्रीन बेटा, अनऑक्यूपाइड प्ले। ये प्ले क्या होता है, सुन रहे हैं सभी। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को, यस या नो पिंकी। यस मैम। हाँ जी, अनऑक्यूपाइड प्ले क्या होता है कि एक जो बच्चा है, ध्यान से सुनेंगे सभी, एक बच्चा जो सा है विंडो में खड़ा है और बाहर देख रहा है, वो हिल्स एरिया को देख रहा है। यानी कि एक बच्चे ने, हेलो, हेलो, आवाज आ रही सभी को, आ रही है आवाज पिंकी, हेलो।
मेरी वॉइस आ रही, वॉइस आ रही है जी मेरी? मैम आ रही है। ठीक है। अनऑक्यूपाइड प्ले क्या होता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन हम कहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं पर है। व्हाट हैपन? माई वॉइस इज ऑडिबल टू यू और नॉट? अनऑक्यूपाइड प्ले क्या होता है कि जब हम एक जगह देख रहे हैं, कुछ काम नहीं कर रहे, लेकिन हम एक जगह स्ट्रेट देख ही जा रहे हैं, तो हमने अपने आप को ऑक्यूपाइड कर दिया उसके लिए। तो दैट इज व्हाट यू कॉल्ड अनऑक्यूपाइड प्ले। जैसे कि एक लड़की खड़ी हुई है और विंडो से बाहर देख रही है, कुछ कर तो नहीं रही ना, वो देख रही है बाहर। तो क्या हो गया, वो कुछ काम नहीं करते हुए भी कुछ कर रही है, यानी कि उसका दिल कर रहा है बाहर देखने को, तो वो बाहर देख रही है। तो उसने अपने आप को बिजी कर रखा है बाहर देखने में। तो ये क्या हो गया, अनऑक्यूपाइड प्ले। प्ले का मतलब खेलना नहीं होता, प्ले का मतलब होता है कि जब हम कुछ नहीं कर रहे, अपनी इच्छा से कुछ कर रहे हैं, जिसमें हमें अच्छा लग रहा है, जिसमें हमारा दिल कर रहा है करने को, उसे हम कहते हैं प्ले। तो अनऑक्यूपाइड प्ले क्या हुआ कि अगर हम, कोई भी इंसान काम नहीं कर रहा लेकिन कहीं देख रहा है, उसका देखने को दिल कर रहा है कहीं, तो उसने अपने आप को ऑक्यूपाई कर रखा है वहां पर। ठीक है, तो ये हो गया अनऑक्यूपाइड प्ले। सबको समझ आ गया? जी यस या नो? मैम। नेक्स्ट हमारे पास है, यस। नेक्स्ट हमारे पास है, एक प्ले होता है हमारे पास, सॉलिटरी पे। सॉलिटरी प्ले आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सॉलिटरी पे, सॉलिटरी मतलब क्या होता है, दिख रहा है सभी को? विजिबल है? यस मैम। सॉलिटरी पे क्या होता है? सॉलिटरी मतलब अकेला। सॉलिटरी मतलब क्या होता है? अकेला। जब एक छोटा सा बच्चा, आपने एक छोटे से बच्चे को देखा होगा, छोटा सा बच्चा कहता है अपने आप ही अकेला ही एक टॉय के साथ खेलता रहता है, उसके साथ कोई कंपनी तो नहीं है ना, उसने अपने आप को किस में एंगेज कर दिया, एक टॉय के साथ खेलने में। सॉलिटरी मतलब अकेला। जब एक बच्चा जो सा अकेला ही किसी टॉय के साथ खेलता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉलिटरी प्ले। यानी कि अगर हम अकेले खेल रहे हैं किसी चीज का, किसी टॉय के साथ, तो वो क्या हो गया, सॉलिटरी प्ले। ठीक है जी, नेक्स्ट बताएं। जी मैम। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन लुकर। ऑन लुकर प्ले। ऑन लुकर प्ले क्या होता है? ऑन लुक, लुकर मतलब होता है देखना। जब एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा, ध्यान से सुनेंगे सभी, जब एक बच्चा कुछ नहीं कर रहा लेकिन वो दूसरे को देखने में बिजी हुआ पड़ा है। एक बार आपने बच्चों को देखा होगा, वो कुछ नहीं कर रहे लेकिन वो दूसरे को देखने में इतने बिजी हो गए ना, उनको पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। जब एक बच्चा दूसरे को देखने में व्यस्त होता है, तो उसे हम कहेंगे ऑन लुकर प्ले। मेरी बात समझ आ रही है सभी को? जी मैम। हमने बिजी तो कर रखा है ना अपने आप को। एक बच्चा दूसरे बच्चे को देख के खुश हो रहा है, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर रहा, लेकिन उसको देख रहा है, उस बच्चे को देख रहा है जो खेल रहा है, तो उसे कहेंगे ऑन लुकर प्ले। समझ आ रही है बेटे सभी को? जी मैम। ऑन लुकर प्ले लिख लिया आपने? हाँ जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले क्या होता है? मान लो दो बच्चे हैं, दो बच्चों को मैंने एक व्हाइट पेपर दे दिया और पेंट दे दिया, ठीक है, और उनको कहा पेंटिंग करो। स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी। हाँ, पैरेलल प्ले क्या होता है, जब मान लो दो बच्चे हैं, उन दो बच्चों को मैंने कहा पेंटिंग करो, उनको मैंने व्हाइट पेपर दे दिया दोनों को अलग अलग, और दोनों ही बच्चों को मैंने क्या दिया, एक कलर्स दे दिया, अलग अलग कलर दे दिए। दोनों बच्चों को मैंने कहा कि आप कुछ भी पेंटिंग करो, तो दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं, काम तो एक ही कर रहे हैं ना, पेंटिंग कर रहे हैं।
पैरेलल मतलब आपस में सेम सेम, पैरेलल मतलब दोनों बच्चे साथ बैठे हैं और एक ही गेम को प्ले कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो उसे हम कहेंगे पैरेलल प्ले। आप इसमें पेंटिंग वाला एग्जांपल देके बता सकते हैं। अगर दो बच्चों को पेंटिंग के लिए कहा गया है तो दोनों बच्चे अपनी अलग अलग पेंटिंग बनाएंगे, लेकिन बना क्या रहे हैं, पैरेलल पे, यानी कि बना तो वो पेंटिंग ही रहे हैं, सेम टाइम पर दो बच्चे एक ही काम को कर रहे हैं, तो उसे कहेंगे पैरेलल प्ले। ठीक है। जी। नेक्स्ट हमारे पास है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव प्ले। एसोसिएटिव प्ले क्या होता है? एसोसिएटिव प्ले होता है हमारे पास जब बच्चे आपस में मिलकर खेलते हैं। देखा होगा आपने बच्चों को, जैसे मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं, कितने सारे बच्चे होते हैं क्रिकेट में। एसोसिएट मतलब आपस में मिलजुल कर जो खेल खेला जाता है उसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव प्ले, जिसमें बच्चे के अंदर ग्रुपिज्म की भावना आती है, आपस में मिलजुल कर रहने की भावना आती है, सहयोग की भावना आती है, सोसाइटी उसमें एक समाज का गुण जो है वो क्या होता है, पैदा होता है। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे एसोसिएटिव प्ले। नेक्स्ट हमारे पास है कोऑपरेटिव प्ले। कोऑपरेटिव प्ले क्या होता है? एग्जाम्पल जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गए। बच्चे क्या कर रहे हैं, आमने सामने बैठे हैं और एक एक ही खेल को खेल रहे हैं। जैसे लूडो हो गया, आपस में कॉपरेट करके खेल रहे हैं, है ना। लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, तो इसे हम कहेंगे कोऑपरेटिव प्ले। इसमें आप ना मतलब एग्जाम्पल लिख लीजिए लूडो, उससे आपको याद आ जाएगा कि क्या होता है इसका मतलब। और आपस में कॉपरेट करके करते हैं, लाइक लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, ये गेम्स खेली जाती है कोऑपरेटिव प्ले में। तो आपको अब ये हमारी लास्ट था, इसकी लास्ट कैटेगरी थी प्ले की। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा है, प्ले के बारे में, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, और वो कितने टाइप की होती है। सभी ने सेव कर लिया बेटा? मैम, हाँ जी, बोलिए अब बेटा। मुझे ना पहला वाला प्ले क्या है, अनकॉपीड वाला, और दूसरा वाला मुझे उस टाइम वॉइस नहीं आई ना आपकी, तो मैं अच्छा, सुन नहीं पाई, थोड़ा सा बता अनऑक्यूपाइड, दीजिए। अनऑक्यूपाइड ही होता है। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, अपने आप को व्यस्त कर लेना। ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, अपने आप को व्यस्त कर लेना। अनऑक्यूपाइड क्या होता है कि हम कुछ काम नहीं कर रहे। ऑक्यूपाइड मतलब होता है हम कोई काम कर रहे हैं। अनऑक्यूपाइड मतलब हम कोई काम नहीं कर रहे लेकिन हम फिर भी बिजी। कैसे? मान लो आप बैठे हो, आप ना अपने घर के बाहर किसी को देख रहे हो। जब आप किसी को देख रहे हो बाहर खड़े होके, तो आप कोई काम तो नहीं कर रहे ना, लेकिन फिर भी आप बिजी हो किसी को देखने में, तो इसे हम कहेंगे अनऑक्यूपाइड प्ले। कि हम बिजी हैं जी। किसी को देखने में क्योंकि हमारा दिल कर रहा है, हम अपनी मर्जी से उसको देख रहे हैं, तो हम अपना टाइम तो दे रहे हैं ना उसको देखने में, तो इसे हम कहेंगे जी, अनऑक्यूपाइड प्ले। और कौन सा कह रहे जी? सेकंड वाला है, सॉलिटरी सॉलिटरी प्ले प्ले। मतलब होता है, सॉलिटरी मतलब अकेला। सॉलिटरी का मतलब ही अकेला होता है। सॉलिटरी प्ले मतलब अकेले खेलना। अकेला एक खेलना। छोटा बच्चा होता है वो टॉय के साथ ही जी। खेलता रहता है, उसके हाथ में एक टॉय है, वो टॉय के साथ खेल रहा है, तो वो क्या होगा, सॉलिटरी प्ले। ठीक है जी। ओके। जी। तो ठीक है आज, मैम, बाकी तो हो हाँ गया। जी, बाकी समझ आ गया सभी को? जी। जी। तो आज का हमारा टॉपिक था प्ले क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और वो कितने टाइप की है। ठीक है जी। जी। कल इसका हम करेंगे फैक्टर इफेक्टिंग द प्ले, और वर्क का प्ले के साथ क्या कनेक्शन है वो भी करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में वो भी है। हमारा प्ले वाला टॉपिक कल कंप्लीट होगा, आज हमने आधा किया। मैम आपको, फर्स्ट वाला डिस्प्ले शो करेंगे? हाँ जी, फर्स्ट वाला क्या, फर्स्ट वाली स्लाइड, यस। फर्स्ट वाली स्लाइड शो करना। हाँ जी, वो एक बार दिखा दो, वेट करेंगे।
नेक्स्ट। हाँ जी, विजिबल है सभी को? ये फर्स्ट स्लाइड जी होगी। जो हेरिडिटी होती है वो कहाँ से आती है? एक आरएनए होता है, आरएनए एक टेस्ट होता है, वहां से आती है कि जीन से आती है? हमारे जीन्स मतलब हमारे पेरेंट्स से, ठीक है? या कोशिका नाभि में से आती है या डीएनए से आती है? बताइए। जी से मैम। वेरी नाइस। पेरेंट्स से। आंसर नहीं बताना आपने, आंसर को टिक करना है, ऐसे तो सभी को पता चल जाएगा सभी। स्क्रीन शो ही नहीं हो रही नहीं है। मैम, नहीं दिखा रहा। स्क्रीन नहीं शो हो रही? नहीं, वो आंसर बता जी देते, स्क्रीन नहीं शो। आंसर कोई नहीं बताएगा, बस ये बताएं स्क्रीन शो हो रही है कि नहीं। ओके मैम। फर्स्ट था, हाँ। स्क्रीन शो हो रही है सभी को? नहीं मैम नहीं। हाँ जी हो रही है। हाँ, मैं क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, कोई आंसर नहीं बोलेगा जैसे आप इसका आंसर देंगे। जो हेरिडिटी होती है वो एक्चुअल में कहाँ से आती है? आरएनए यानी कि किसी हमारे पास टेस्ट से आती है, या न्यूक्लियर सेल से आती है, या फिर डीएनए टेस्ट से आती है, कि हमारे पेरेंट्स से आती है, जीन से आती है हमारे हेरिडिटी? बच्चे का रंग हो रहा है तो वो क्यों है, बच्चे का रंग काला तो वो किस पे गया है? तो ये चीज आपने बतानी है कि वो पेरेंट्स से आती है। सभी ने कर दिया इसका आंसर? नेक्स्ट। क्लोज। अब था। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल है सभी को? नो मैम। विजिबल है बेटे? नहीं मैम। अभी नहीं हो नहीं रहा। शो हो रही है। अभी नहीं हो रहा। हो रही है? हो गई मैम। हम्म। नेक्स्ट जी। हमारे पास है, जन्म जात व्यक्तिगत गुणों का योगफल है। कि जो जन्म से हमारे अंदर जो गुण आते हैं वो किसका रिजल्ट है? सिमिलैरिटी का, समानता का, निरंतरता का यानी कि कॉन्टिन्यूटी का, तीसरा हमारे पास है हेरिडिटी अनुवांशिकता का, या झगड़ालूपन का? जो हमारे पास गुण आ रहे हैं वो किस कारण से आ रहे हैं? हमारी हेरिडिटी के कारण आ रहे हैं, सिमिलैरिटी के आ रहे हैं, कॉन्टिन्यूटी के कारण आ रहे हैं, या झगड़ालूपन के कारण आ रहे हैं? सभी देंगे इसका आंसर कि जो पेरेंट्स से गुण आते हैं वो किस कारण से आते हैं? दे दिया सभी ने आंसर? जी मैम। दे दिया मैम। नेक्स्ट हमारे पास है, एक क्वेश्चन तो मैंने करवाया ही नहीं है। हाँ जी, द फादर ऑफ, ये घर से, ये आप क्वेश्चन सर्च करके आएंगे, मुझे कल बताएंगे। द फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि जो हेरिडिटी होती है, जो जेनेटिक्स होते हैं, उनका फादर किसे कहा गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मुझे कल इसका आंसर बताएंगे, आप खुद सर्च करके आएंगे क्वेश्चन, ठीक है? जी। ले लिया सभी ने स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का? हाँ जी मैम ले लिया। मैम आंसर दे दिया, एक बार चेक कर लीजिए। आंसर भी दे दिया है? हमने तो कराया नहीं है आपको। चलो, मैम आपने कराया। करवाया है मैंने ये, तो आपने दे यस। दिया इसका आंसर? वही मटर मटर, अच्छा आपको याद है मटर के दानों पर जो एक्सपेरिमेंट किया था? जी। जी। आ गया याद? जी। दे दिया सभी ने आंसर इसका? जी दे दिया मैम। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, which of the following predominantly is a hereditary relative factors? मेरे पास है ही नहीं, मोबाइल में भी।
ये रहा, आगे आगे। हाँ जी, क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपको मैं ऑप्शन बता रही हूँ, हमारे पास है नहीं, आप बताएंगे, ऐसे ही चाहे आंसर बता दीजिए मुझे। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप अनुवांशिकता संबंधित कारक है, यानी कि हमारी हेरिडिटी से क्या चीज कनेक्ट है। फर्स्ट ऑप्शन है एटीट्यूड टुवर्ड्स द पीयर ग्रुप, जो हमारे आसपास का ग्रुप होता है, हमारे फ्रेंड सर्कल का ग्रुप होता है, उनका एटीट्यूड हम अपने अंदर ग्रहण करते हैं, पहला तो ये हो गया। दूसरा है कि थिंकिंग पैटर्न, कि हम सोच ग्रहण करते हैं चाहे वो कहीं से भी हो। तीसरा है कि आंखों का रंग, कलर ऑफ आईज, ये ग्रहण करते हैं। या पार्टिसिपेशन इन सोशल एक्टिविटी, कि हम सामाजिक गतिविधियों के भागीदारी करते हैं। कि हेरिडिटी से हमारे कलर ऑफ आइस। यस 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 यस, क्या होता है इसका आंसर, कि अपने पेरेंट्स से हम क्या ले रहे हैं, कलर ऑफ आइस। कलर ऑफ पेरेंट्स लाइफ। से मिल यस, वेरी नाइस। इसका आंसर कलर ऑफ आईज ही आएगा, कि जो है, क्योंकि देखो पहला था हमारे पास जी एटीट्यूड टुवर्ड द पीयर ग्रुप, पीयर ग्रुप से तो हम कुछ नहीं लेते हेरिडिटी में, जो हमारे फ्रेंड सर्कल है। और थिंकिंग पैटर्न भी नहीं लेते। और जो पार्टिसिपेंट सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनसे भी हमें कुछ नहीं मिलता हेरिडिटी के थ्रू। हेरिडिटी से हमें क्या मिलता है, अपने पेरेंट्स से, हम अपने जीन से जो लेते हैं, जैसे कि कलर ऑफ पेरेंट्स आईज से हो गया, हेयर का जी कलर हो गया। तो जो ऑप्शंस आपने सभी हेयर ने का बताए कलर हो हैं गया। हम चेक कर लेंगे, बट आई होप सो कि आप सभी ने सही आंसर दिया होगा। तो ये एक तरह से आपकी क्या होती है, प्रीवियस नॉलेज चेक होती है कि आपको टॉपिक कितना समझ आया है। एक जी बार मैम। सभी अपना कैमरा, सेल्फ डिसिप्लिन इन अ चाइल्ड। अब देखिए, जब 5 ईयर से स्टार्ट हो गया, और कब तक हो रहा है, जब तक बच्चा स्कूल में जाना शुरू नहीं करता। तो जैसे जैसे बच्चा स्कूल में जाता है, तो वो सेल्फ डिसिप्लिन सीखता है कि नहीं सीखता। हाँ जैसे जी बच्चा जाएगा, तो ये जाने से पहले वाली स्टेज है, क्योंकि स्कूल में जाकर वो डिसिप्लिन सीखेगा, लेकिन यहाँ पर सेल्फ डिसिप्लिन की बात की गई है, उससे पहले का टाइम पीरियड है ये। यूज ऑफ पोइम। अब एक बात बताइए, जो हमारी लर्निंग है वो फन कैसे बनेगी, जो हमारी सीखना है वो मजेदार कैसे बनेगा, जब टीचर क्या करेगी, उसको एक पोइम के मेथड से पढ़ाएगी। जैसे मैंने आपको एक बार पहले एक पोइम बताई थी, एक एक एक, नाक हमारी एक, दो दो दो, कान हमारे दो, तीन 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 रिक्शा, तीन तीन तीन, बताया था मैंने आपको। तीन 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 जी पंखे के बताया पर था। तीन, चार 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 गाय की टांगे चार। ऐसे हम क्या कर रहे हैं, हाँ बच्चे ने जो चीजें देख रखी है ना, उसी से हम उसको क्या कर रहे हैं, काउंटिंग सिखा रहे हैं। उसको मजा आ रहा है सीखने में, है इंटरेस्ट। ना। तो जब लर्निंग हमारे पास, जो सीखना हमारे पास मजेदार हो जाता है, लर्निंग एज अ फन, तब हम उसे क्या कहते हैं, किंडरगार्टन। इसमें हम क्या करते हैं, पोएम्स का प्रयोग करते हैं, राइम्स का प्रयोग करते हैं, बेसिकली कहानियों से बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है। और इसका शुरुआत कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 19वीं शताब्दी में हुई थी। और ये सस्ती है, महंगी नहीं है। बच्चे को पॉइंट सुनाने, कुछ भी सुनाने की, इसके लिए हमें कोई किसी मटेरियल की थोड़ी ना जरूरत है। ठीक है। तो इसकी कुछ जी लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन इज दैट चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट। लिमिटेशन क्या है, कि कई बार क्या होता है, बच्चों को ना, अगर मान लो इजी पॉइम है तब तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे, कोई मैंने डिफिकल्ट पॉइम ले ली, कई बार बच्चे क्या करते हैं, पोइम में इंटरेस्ट नहीं लेते, क्योंकि पॉइंट ज्यादा बड़ी हो गई। तो क्योंकि हमारा एक ह्यूमन ब्रेन है, हम एक लिमिट तक ही सीख सकते हैं। तो वही बात है, कई बार बच्चे को पॉइंट समझ नहीं आती है, तो ये इसकी क्या होगी, एक लिमिटेशन होगी। ठीक है। लिमिटेशन इज दैट चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या है, आपने एक चीज जरूर ध्यान रखनी है, कि ये जो सा हमारे पास किंडर गार्डन मेथड है, किसने दिया है, किंडर गार्डन मैम, मेथड एक्सपेंसिव। फ्रोबेल ने दिया है। किसने दिया है ठीक है मैम? जी, फ्रोबेल ने, फ्रोबेल। और ये कहाँ के थे, ये जर्मनी के थे। हियर इट इज रिटन अकॉर्डिंग टू द फ्रोबेल, इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू फ्रोबेल, प्रोवेल प्रोवेल। चाइल्ड इज लाइक एन अनडेवलप्ड और डेवलप अंडर द शेप ऑफ टीचर। कि जो बच्चा है उसको जैसी शेप दी जाएगी वो वैसा ही बन जाएगा, लेकिन शेप देने वाला कौन है, टीचर। बेसिकली हिंदी में आपकी डेफिनेशन ऐसे आ सकती है कि बच्चा एक अविकसित पौधे की तरह है, जो शिक्षक की छाया के नीचे विकसित होता है। यह किसने कहा है, फॉरविल। फ्रोबेल ने कहा है।
ठीक है। बच्चा एक अविकसित पौधे की तरह है जो शिक्षक की छाया के नीचे विकसित होता है। तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? फ्रोबेल के द्वारा। और क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हु इज द फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन? दैट इज फ्रोबेल। और ये कहाँ के थे? ये जर्मनी के थे। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपकी टीचिंग में ना। नेक्स्ट हमारे पास है मोंटेंसरी। मोंटेंसरी मेथड इसके फाउंडर कौन थे? डॉक्टर मारिया मोंटेंसरी, जो कहाँ से थे? इटली से बिलोंग करते थे। ठीक है। Montessori developed the child's sense and the habit of the nature learning from their routine experiences. Montessori क्या होता है? Montessori हमारे पास एक ऐसा मेथड है जिसमें क्या होता है, बच्चे के सेंसेस ऑर्गन, यानी कि हमारे क्या है सेंसेस? सूंघना, स्मेलिंग करना, फील करना, आंख, नाक, कान, ये सारे हमारे सेंसिंग ऑर्गन है ना। इनसे जब हम बच्चा क्या करता है, सीखता है। और हैबिट ऑफ नेचर्स लर्निंग फ्रॉम देयर रूटीन एक्सपीरियंस, जब एक बच्चा अपने रूटीन एक्सपीरियंस से अपने सेंसेस ऑर्गन को और हैबिट को डेवलप करता है तो उसे कहते हैं मोंटेंसरी मेथड। बेसिकली इसका हमारा पर्पस क्या होता है? बच्चे की इंद्रियों को और आदतों को नेचुरल तरीके से विकसित करना ही मोंटेंसरी कहलाता है। बच्चे के सेंसेस ऑर्गन को, इंद्रियों को और नेचुरल शिक्षा, प्राकृतिक शिक्षा की आदतों को विकसित करना ही क्या होता है हमारे पास? मोंटेंसरी होता है। इट इज बेस्ड ऑन मेंटल एंड फिजिकल। ये किस किस पे बेस है? शारीरिक और मानसिक दोनों विकास इसके अंदर आते हैं। क्योंकि सेंसेस ऑर्गन से वो क्या कर रहा है? सोचने की शक्ति कर रहा है, यानी कि फिजिकल मेंटली हो गया। और नेचुरल लर्निंग क्या होता है? जो भी हम अपने आसपास के वातावरण से सीख रहे हैं वो क्या होगा? फिजिकल डेवलपमेंट। इट्स टाइप ऑफ प्री स्कूल इन इटसेल्फ। मैंने आपको बताया कि आसपास के एनवायरनमेंट से, अभी बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है ना, तो वो घर से सीख रहा है, अपने आसपास के वातावरण से सीख रहा है। तो इट्स टाइप ऑफ प्री स्कूल इन इटसेल्फ, मतलब कि वो घर में रहकर ही सीखता है। अब एक छोटा सा बच्चा है, वो रोता है, उसको भूख लगती है, लेकिन हम उसको कुछ बोल रहे हैं, वो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रहा। मान लो छोटा सा बच्चा है, हम उसको कुछ एक्शन करे, उसके सामने परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन उसको कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। तो इससे क्या हो रहा है कि उसकी जो सुनने की हेयरिंग पावर है वो क्या हो रही है? डेवलप नहीं हो रही है, वो सुन नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा है। तो हम कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास मोंटेसरी प्लेवे मेथड है, इसमें क्या होता है कि बच्चों के सेंसरी ऑर्गन्स, जो इंद्रियां हैं और जो हमारे पास है प्राकृतिक रूप से जो वो सीख रहा है, आदतें जो सी है उसकी, उसको डेवलप किया जाता है। ठीक है। और बिगिन, ये कब? यूज ऑफ इक्विपमेंट, इसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है। अब मान लो जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, जो बच्चे ब्लाइंड होते हैं उनको ब्रेल की जरूरत होती है, ब्रेल से ही वो सीखते हैं। तो यानी कि इसके लिए इक्विपमेंट की जरूरत होती है, यानी कि टूल्स की जरूरत होती है, उपकरणों की जरूरत होती है। ठीक है। और ये कब शुरू हो गए थे? ये 20वीं सेंचुरी में शुरू हो गया था। पहले वाला किंडरगार्टन कब शुरू हुआ था? 19वीं सेंचुरी में। और ये कब स्टार्ट हुआ है? 20वीं सेंचुरी में। ठीक है। अब ये क्या है? महंगी है। महंगी क्यों है बताओगे? ये टेक्निक महंगी क्यों है? क्योंकि इसके लिए उपकरणों की जरूरत है। मैम इसमें उपकरणों की जरूरत हो रही है पढ़ाने हाँ, के लिए, बच्चों सिखाने को के लिए। पढ़ाने के लिए, सिखाने के लिए हमें क्या है? बेसिकली इक्विपमेंट की जरूरत है। तो इसलिए ये क्या है? महंगी है। और ये कब शुरू हुई थी? ये 20वीं सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी। ठीक है। और जो जी मैम। किंडरगार्टन थी वो 19 में स्टार्ट हुई थी ना, ये किंडरगार्टन के बाद ही आई मोंटेसरी। इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन क्या है? ये तो एक तो बहुत महंगी है, एक्सपेंसिव है। एंड नॉलेज ऑफ द लैंग्वेज लिटरेचर कैन नॉट बी डेवलप। इतने छोटे बच्चे के अंदर हम लैंग्वेज कैसे डेवलप कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसमें कहा है ना नेचुरल लर्निंग। तो बच्चे के अंदर हमने लैंग्वेज डेवलप करनी है तो कैसे कर पाएंगे? तो नॉलेज ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर कैन नॉट बी डेवलप, इसके अंदर हम लैंग्वेज, बच्चे की भाषा इतनी जल्दी डेवलप नहीं कर सकते उसकी। नहीं हो वो सिर्फ मदर टंग सीखेगा। ठीक है ना।
जो घर में लैंग्वेज यूज हो रही है वो तो बच्चा सीख जाएगा वही इजीली, सीखो। लेकिन उसके अलावा कोई और लैंग्वेज हम चाहें तो वो नहीं कर सकता वो। ठीक है जी, वन टेंसरी क्लियर जी हो गए सभी को? जी। दोनों मेथड क्लियर है सभी को? हाँ जी मैम। थर्ड मेथड है हमारे पास, हाँ, और इसकी कुछ लिमिटेशंस और भी हैं। प्रोहिबिशंस ऑफ कैश प्राइज एंड फिजिकल पनिशमेंट। इसके अंदर क्या होता है ये ध्यान रखना आपने कि जो कैश प्राइज है और जो फिजिकल पनिशमेंट है उस पर इन्होंने क्या किया है, रोक लगा रखी है। रिमूव द वर्ड टीचर, इंट्रोड्यूस डायरेक्शन, हु गाइड। मैम इसमें फर्स्ट वाला समझ लिया है। प्रोहिबिशन ऑफ द कैश प्राइस एंड द फिजिकल पनिशमेंट। आपको पता है कि कॉर्पोरल पनिशमेंट नहीं दे सकते, हम दे सकते हैं क्या? फिजिकल पनिशमेंट आपको पता है गवर्नमेंट ने बंद कर रखी यस मैम। है ना? और यहाँ पर हाँ। कैश प्राइस भी एक तरह से क्या होता है, करप्शन बच्चे को सिखाना, है ना? तो यहाँ पर एक एज अ मोटिवेशन तो हम बच्चे को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, लेकिन हमें कैश प्राइज नहीं रखना, पैसों वाला प्राइज नहीं रखना। समझ रहे हैं? बच्चे को जी। अंदर अगर हमने कोई लैंग्वेज डेवलप करनी है, बच्चे के अंदर हमने लैंग्वेज डेवलप करनी है, तो उसको एक तो हम पनिशमेंट नहीं देंगे, और दूसरी बात ये है कि हम कैश प्राइज नहीं रखेंगे उसके अंदर। प्रोहिबिशन मतलब मनाही है। ठीक है जी, क्लियर है जी? नेक्स्ट, हाँ मैम। नेक्स्ट हमारे पास है रिमूव द वर्ड टीचर एंड इंट्रोड्यूस डायरेक्टर हु गाइड चिल्ड्रन। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो टीचर नहीं होगा यहाँ पर, एक डायरेक्टर होगा जो उसे गाइड करेगा। कौन होंगे? इसके पेरेंट्स होंगे, है ना? टीचर तो है ही नहीं यहाँ पर, टीचर को हटा दिया जाता है वहां। इसमें इस जो हमारे पास मोंटेसरी, इसके अंदर क्या होता है कि एक गाइड होता है जो बच्चे को टाइम टू टाइम गाइड करेगा। नेक्स्ट है नो प्लेस फॉर द फेयरी टेल्स बिकॉज दे आर नॉट रियल। वो कहते हैं ना, परियों वाली कहानी सुनाते हैं बच्चों को। परियों वाली कहानी जो उनसे हम सुनाएंगे तो बच्चों को समझ नहीं आएगी, क्योंकि उसका रियल लाइफ से कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा थोड़ा बड़ा हो चुका है ना इस स्टेज पर आकर, क्योंकि यहाँ पे तो लैंग्वेज डेवलप की बात कर रहे हैं और हम उसको परियों वाली कहानी सुना रहे हैं। तो वो जो परियों वाली कहानी है उसकी कोई जगह नहीं होती बच्चे की इसमें लर्निंग पावर में, क्योंकि वो एक्चुअल में नहीं होती। ओके, बेसिकली आपको इतना डिटेल में नहीं करना है, आपने जस्ट ये बताना है कि मोंटेसरी मेथड होता क्या है, इसमें आप क्या करते हैं। ये तो डिटेल में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ठीक है, नेक्स्ट करें जी। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड। एक मिनट होल्ड करने सभी। प्रोजेक्ट मेथड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये आप। ये किसने दिया था? विलियम किल पैट्रिक ने। प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया था? मेरी वॉइस आ रही सभी को? पिंक की आवाज आ हाँ रही मेरी? हाँ मैम। जी। जी हाँ मैम। प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड पहले किसने दिया था? विलियम किल पैट्रिक ने। इसे हिंदी में कहेंगे प्रयोजना विधि। प्रोजेक्ट है ना, प्रयोजना विधि। बेसिकली a project method is a wholehearted purposeful activity proceeding in a social environment। यानी कि जो प्रयोजना विधि है
वो एक होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी है। होल हार्टेड मतलब पूरे दिल से किया गया, ठीक है, पूरे दिल से किया गया एक ऐसा कार्य, एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चा जो सा है अपना 100% देता है। और जो प्रोजेक्ट मेथड होता है ना, वो हमारे पास बेसिकली किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किया जाता है। एक गोल ओरिएंटेड है ये, कि हम कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कोई प्रयोजन बच्चे को दे रहे हैं, तो उसके पीछे कोई पर्पस है, हमारा कोई एम है, बच्चे को कुछ सिखाना चाहते हैं हम। जो प्रोजेक्ट है उसमें मेन यही चीज है कि उद्देश्य की प्राप्ति, उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है जी। जे ए स्टीवेंसन के अकॉर्डिंग अ प्रोजेक्ट इज अ प्रॉब्लमैटिक एक्ट। एक क्या है, एक समस्या से संबंधित एक ऐसा एक्ट है कैरिड टू कंप्लीशन इन इट्स नेचुरल सेटिंग, जिसे हमें क्या एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है एक प्राकृतिक अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड। ये हमारे पास सब क्या है, मॉडर्न मेथड है। जो हमारे पास किंडरगार्टन था और मॉन्टेसरी था वो ओल्ड मेथड थे, वो 19 और 20th सेंचुरी में आए थे। लेकिन जो प्रोजेक्ट मेथड है ये क्या है, एक मॉडर्न मेथड है ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का मॉडर्न मेथड है, इन जिसके अंदर स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज गिवन इम्पोर्टेंस इन डिजाइनिंग द करिकुलम एंड कंटेंट ऑफ द स्टडी। जिसके अंदर क्या करते हैं, बच्चे का जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है, कि जो बच्चा है, द स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू इज गिवन इम्पोर्टेंट। इसमें किसको इम्पोर्टेंट दी जाती है, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू को इम्पोर्टेंट दी जाती है, कि बच्चे की सोच क्या है इन किस डिजाइनिंग सोच से करिकुलम प्रोजेक्ट को और तैयार किया? पाठ्यक्रम। यस 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 यस, हमने बच्चे के मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग ही हमने प्रोजेक्ट बनाना है। अब ऐसा नहीं हो कि हम मान लो सेकंड का बच्चा है और उसको हम कह दे एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाओ, इज इट पॉसिबल फॉर हिम? नॉट ना। कि एक छोटे से बच्चे को मैं कह दूं एरिया ऑफ सर्कल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाना है तो वो नहीं बना पाएगा। तो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ध्यान में रखते हुए ही माइंड के करिकुलम को अकॉर्डिंग। फ्रेमवर्क किया जाएगा, उसके कंटेंट को फ्रेमवर्क किया जाएगा, उसको प्रोजेक्ट दिया जाएगा ताकि वो कुछ सीख सके। क्योंकि जी हमारा मेन पर्पस क्या है, बच्चे को सिखाना, उद्देश्य चाहिए जी। हमें, इसके अंदर उद्देश्य होता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ द प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या होता है, प्रगतिवाद। क्या होता है, प्रगतिवाद। हमारे जो फिलॉसफी है उसमें तीन तरह के वाद होते हैं। एक होता है प्रकृतिवाद, ये शायद आपको नहीं पता होगा, नेचुरलिज्म। दूसरा होता है प्रैग्मेटिज्म, प्रगतिवाद। तीसरा होता है मेरे पास आदर्शवाद। यहाँ पर कर रहे हैं देखो, जो हमारे पास, वैसे मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, प्राकृतिक बात क्या होता है, जो पहला होता है उसमें कहते हैं कि बच्चे को प्राकृतिक में छोड़ दो, वो अपने आप सीख जाएगा, उसको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है। प्राकृतिकवाद ये कहता है। और जो प्रगतिवाद होता है वो कहते हैं कि बच्चा अपने एफर्ट से सीखेगा, जब तक बच्चा कुछ करेगा नहीं तब तक वो सीखेगा नहीं। ठीक है। ठीक है, खुद करके सीखेगा, वो होता है प्रैग्मेटिज्म। तीसरा जो सा होता है हमारे पास होता है आदर्शवाद। आदर्शवाद क्या होता है, कि बच्चे को अध्यात्म में छोड़ दो, बच्चे को एक ऐसे रिलीजियस स्पेस पे छोड़ दो, वो भगवान की शरण में आके सब कुछ सीख जाएगा। आदर्शों को बेसिकली उसमें प्राथमिकता दी जाती है आदर्शवाद में। यहाँ पे किस, मगर ये मेथड किस पे बेस्ड है, फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, मतलब कि बच्चा जो सा है खुद करके सीखेगा, अपने एफर्ट खुद डाल रहा है वो प्रोजेक्ट में, ठीक है, अपना बेस्ट वो दे रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म पर ये क्या है, मेथड क्या है, बेस्ड है। ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, यही चीज मैंने कही कि बच्चा करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चे ने खुद किया और खुद ही सीखा, किसी को कॉपी नहीं किया, खुद करके वो सीख रहा है। द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। पीपल परफॉर्म कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में क्या होता है, बच्चे जो है ग्रुप के अंदर इकट्ठे बैठकर काम करते हैं इन नेचुरल कंडीशन में, एक प्राकृतिक स्थिति के अंदर जो बच्चे हैं वो मिलकर काम करते हैं। और प्रोजेक्ट इज अपना माइक ऑफ कीजिए, किसी के बच्चे की आवाज आ रही है पीछे से, डिस्टर्ब हो रहे हैं सभी।
A project is the list of the real life that has been imparted into the school. ये हमारे पास प्रोजेक्ट क्या होता है, एक ऐसा हम बच्चे के को जो प्रोजेक्ट देंगे ना वो रियल लाइफ से कनेक्ट होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो स्कूल में टीचर के द्वारा बच्चे को दिया जाएगा। A project is a list of the real life that has been imparted into the school. It demand work from the pupil. इसमें क्या डिमांड की जाती है बेसिकली, कि बच्चा जो है वो करके सीखे, वर्क। हाँ जी, सफिशिएंट है आज के लिए कि और अभी करने मेथड आपको? हमारे पास 4-5 मेथड और हैं। नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा ही होगा तो समझ आएगा, इसकी ठीक है, रिवीजन भी कर लेंगे ना हम नेक्स्ट। थोड़ा। हाँ जी, लिखो। नेक्स्ट हमारे पास है डेल्टन मेथड। डेल्टन प्लान is a method of education by which the pupil work at their own pace and receive individual help from their teacher when necessary. डेल्टन हमारे पास जो सा है योजना योजना डेल्टन योजना विधि एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा छात्र अपनी गति से काम करता है, यानी कि अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग बच्चा काम करेगा। और जब अगर उसको जरूरत पड़ेगी तो वो अध्यापक की भी सहायता लेगा। ठीक है जी। इसमें क्या कर रहा है, बच्चा अपनी स्पीड से काम कर रहा है, अपने ऑन पेस, मतलब होता है अपने ही मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग काम करेगा बच्चा। और इसमें जब उसको टीचर की जरूरत पड़ेगी तो वह उसको बुलाएगा। ठीक है। स्टूडेंट ड्रॉ अप अ टाइम टेबल, बच्चा खुद ही अपना एक टाइम टेबल बनाता है। एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फिनिशिंग द वर्क, और खुद ही वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है उस काम को कंप्लीट करने में। ऑन देयर सिलेबस और असाइनमेंट, जो भी असाइनमेंट बच्चे को दिया जाता है तो बच्चा खुद अपने आप उसका टाइम टेबल बनाता है, वो कितने टाइम में उससे कंप्लीट करके देगा और उस काम को कितने टाइम बाद वो खत्म करेगा। ठीक है जी, बस इसके बारे में थोड़ा सा यही पढ़ेंगे आपकी डेल्टन मेथड क्या होता है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। डेल्टन योजना शिक्षा की एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा छात्र अपनी गति से काम करते हैं और आवश्यकता पड़ने पर टीचर की सहायता लेते हैं। टीचर से। ठीक है। लेकिन इसमें कोई औपचारिक कक्षा निर्देश नहीं होता, इसमें कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होती है। बच्चा अपना टाइम टेबल खुद बनाएगा और अपने आप ही वो सीखेगा और ये भी बताएगा कि मैं कितने टाइम तक इस काम को फिनिश कर लूंगा। ठीक है। और ये जो हमारे पास है डेल्टन मेथड किसने दिया था, अमेरिका के शिक्षा शास्त्री कुमारी हेलन प्रखस्ट ने, हेलन प्रखस्ट ने दी थी ये। हाँ जी, किसने दी थी? कुमारी हेलन प्रकाश। हेलन। हाँ, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैंने ना कोशिश किया कि व्हाइट बोर्ड यूज, देखो हो ना। अच्छा, हम्म, ठीक है, ओके। तो आप इसका एक बार नाम जो सा है एक बार राइट डाउन कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है कि जो फादर होते हैं इस चीज के, इस मेथड की, तो वो उसको आपको बिल्कुल तो आपको ही मुझे बताएगा डेल्टन मेथड क्या होता है, एनीवन? मैम, ये शिक्षा की एक ऐसी पद्धति है जिसमें बच्चा अपनी गति से काम करता है और जरूरत पड़ने से अपने शिक्षक से सलाह लेता है हम्म। और मैम ये एक अपने ऐसा समय विधि अनुसार है। काम करता है, अकॉर्डिंग अपना असाइनमेंट बना और अपने माइंड से करता हाँ जी, है। हाँ जी,
इसमें टीचर की जरूरत होती है कि नहीं होती है? होती है। जी मैम, जरूरत तो नहीं होती है, बट उसको लगे तो वो जरूरत लेता है, हाँ, उनकी हेल्प लेता है। ठीक हेल्प है, मैंने लेता इसके है। राइट डाउन कर दिया नाम, हेलन प्रैकेस्ट। यू कैन राइट डाउन। स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप सभी को? जी मैम। जी मैम। राइट डाउन कर लीजिए इनका नेम। ये कौन है हमारे पास? जो हमारे पास डेल्टन मेथड है, उसके फादर है। क्वेश्चन आ जाता है कि डेल्टन मेथड किसने दिया, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है जी। जी। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट मेथड है हमारा, डेल्टन मेथड आगे सबको समझ। नेक्स्ट हम करते हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। स्क्रीन विजिबल है सभी को? हाँ जी। जी। हाँ जी, स्क्रीन नजर, हाँ जी। ह्यूरिस्टिक मेथड करेंगे आज हम। इसके जो हमारे पास थे, इससे इसके आप लिख लीजिए पहले तो। जो हमारे पास इसके जो जन्मदाता थे, मतलब इसके जो कह दे कि किसने बनाया था, आर्मस्ट्रॉन्ग ने। आर्मस्ट्रॉन्ग। ARM। यस, आर्मस्ट्रॉन्ग। heuristic method is a teaching is an instructional approach। इसमें क्या होता है, एक ऐसा मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे को इंस्ट्रक्शन देते हैं। दैट एम्फसिस द यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जिसमें बच्चे को एक प्रॉब्लम दी जाती है, उसको सॉल्व करने के लिए कहा जाता है। एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग एज वेल एज एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग टू फैसिलिटेट स्टूडेंट लर्निंग। इसमें क्या होता है कि बच्चे को क्या किया जाता है ह्यूरिस्टिक मेथड में, ह्यूरिस्टिक मेथड क्या होता है हमारे पास कि एक ये क्या है हमारे पास, ह्यूरिस्टिक मेथड ऑफ द टीचिंग इज एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। इसमें क्या करते हैं, बच्चे को एक इंस्ट्रक्शन दी जाती है। बच्चे को बेसिकली उसके सामने एक प्रॉब्लम दी जाती है, और उसको क्या करता है, वो अपने एक्सपीरियंस से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने सो की कोशिश करता है। ठीक है। सपोज करो मैंने मान लो कोई मान लो बच्चा, एक कोई मैथ्स का बच्चा स्टूडेंट है, तो मैंने उसको एक क्वेश्चन दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बताया, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और उसके बाद मैंने उसके बेस से बच्चे को क्वेश्चन दिए, तो उसने सॉल्व कर लिए। अब कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि क्लास में सारे बच्चे बैठे थे, तो फिर दोबारा से मैंने वही फार्मूला वाले क्वेश्चन दिए। बाकी बच्चों को तो नहीं आते, लेकिन उस बच्चे ने पहले लर्निंग कर रखी है, एक्सपीरियंस उसको हो गया है, वो क्वेश्चन उसको सॉल्व करने आते हैं। तो मैं अगर दोबारा वो क्वेश्चन दूंगी तो वो बच्चा इजीली सॉल्व कर लेगा। बेसिकली एम्फेसिस द यूज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को सॉल्व करने पर बल दिया जाता है, और डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग, और खोज की जाती है। ठीक है। बच्चा कई बार अपने माइंड से उस मेथड, मान लो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बच्चा क्या करेगा, दूसरे मेथड से भी उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मैथ्स के सम कई मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। तो यानी कि बच्चा क्या करेगा, डिस्कवर करेगा कि कुछ और मेथड भी हो सकते हैं इसको सॉल्व करने का। ठीक है जी। इसमें क्या होता है, अध्यापक क्या करता है, बच्चों को एक्टिविटी देता है। ठीक है। बच्चों को एक्टिविटी देंगे,
बच्चा क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंग उस एक्टिविटी को पूरा परफॉर्म करेगा। यानी कि टीचर एक प्रॉब्लम देगा, बच्चा उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेगा और बाद में क्या करेगा, कंक्लूजन पे आएगा। इसमें बेसिकली बच्चा क्या कर रहा है, खोज कर रहा है एक तरह से, है ना, खुद खोज करके सीखेगा वो। तो इसमें क्वेश्चन आ भी जाता है कि बच्चा किस विधि में खोज करता कहा गया है, ह्यूरिस्टिक मेथड में। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसमें बच्चे क्या करते हैं, अपने फ्री होता है। इसमें आगे क्या लिखा है, बेसिकली मीन एनी मेथड और द प्रोसेस दैट हेल्प इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ लर्निंग। जब बच्चा खुद प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा तो वो खुद सीखेगा कि नहीं सीखेगा। जी बच्चा खुद, इसमें भी बेसिकली लर्निंग बाय डूइंग होती है, बच्चा अपने आप ही सीखता है। एक बार तो मैंने बता दिया, अगली बार वो खुद सीखेगा ना एक्सपीरियंस से। ध्यान से निष्कर्ष निकालते हैं, सहयोग की भावना होती है, क्योंकि सारे बच्चे मिलकर इसमें काम कर रहे हैं, इकट्ठे क्लासरूम में दी जा रही है ये। ठीक है, और बच्चे का मेंटल लेवल जो है, चिंतन की शक्ति भी क्या होती है, बढ़ती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोट मेथड। बेसिकली स्कोट मेथड क्या होता है कि आपने देखा होगा कि कई बच्चे जो आर्मी में जाते हैं वहां पे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होता है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है, एक लीडरशिप क्वालिटी सिखाई जाती है। तो बेसिकली द स्कोट मेथड uses primitive outdoor and engaging games to generate the challenges and that the squad learn to solve। यानी कि जो सोल्जर्स होते हैं, जो बड़े बड़े आर्मी ऑफिसर होते हैं, तो जब वो जिस चीज की स्टडी करते हैं एक स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहकर, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्कोट मेथड। क्या कहते हैं, स्कोट मेथड। इसमें बेसिकली पहले बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है, उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी को इनहांस किया जाता है थ्रू ट्रेनिंग एंड लीडरशिप एग्जाम्पल। द स्कोट आर टोट अ मॉरल कोड। उसको बेसिकली, अब मान लो कोई बच्चा आर्मी में जा रहा है या पुलिस में जा रहा है, तो वहां पर पहले स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन होगा, बच्चे को मॉरल वैल्यू सिखाई जाएंगी और उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आती है। इसमें बच्चे में कुछ सीखने की भावना आती है, विलिंगनेस टू लर्न। यहाँ पर सिर्फ वही बच्चे आएंगे जिसके अंदर सीखने की भावना है और जिनका एक पॉजिटिव गोल होता है, वही स्कोट मेथड, मतलब वही इस लाइन में आते हैं। ठीक है जी, क्लियर है जी सभी को। बेसिकली जी आप इसके अंदर आर्मी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, उनको अपने माइंड में रखकर ही आप इसको याद कर सकते हैं इस मेथड को, कि आर्मी ऑफिसर्स होते हैं वो बड़ी डिफिकल्ट उनकी लाइफ होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा हमें एफर्ट करना पड़ता है, उनके ट्रेनिंग दी जाती है, बेसिकली उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी को इनहांस किया जाता है, वो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में रहते हैं, चैलेंजेस को लेते हैं। ठीक है, उसके चैलेंज को लेने के लिए वो तैयार है, तभी तो वो इस फील्ड में आ रहे हैं ना। जी तो ये कोई इजी गेम नहीं है जैसे लाइक का लूडो, कैरम। तो ये स्कोट मेथड होता है इसीलिए है कि जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, ओके। जी नेक्स्ट हमारे पास है ड्रामाटाइजेशन मेथड ऑफ टीचिंग। आपको ये पिक्चर ही दिख रही है, देख रहे हैं आप, जी क्या शो कर रही है, कोई बता सकता है। मुखौटा लगा हुआ है। हाँ हाँ, यस यस यस, मैम, राइट। एक इसे तरह से मुखौटा है। कोई ड्रामा करके बच्चों को यस, ड्रामा मतलब यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को एक ड्रामा के रूप में प्ले कर, उसको एक प्ले दे दिया जाएगा, है ना। आपने इस, ये द वर्ड ड्रामा मीन्स टू एक्ट और टू डू। आपको कोई काम दिया जाएगा, उसे आपने करना है। In this, individual attempt to act or to do as somebody else has acted or is expected to act in a certain times, in a certain pace and in a certain situation। इसमें किसी बच्चे को, मान लो किसी को ड्रामा में कहा है तुझे रावण बनना है, तो रावण का रोल प्ले करना है इतने टाइम पीरियड के लिए। आपका एक को राम का रोल दिया हुआ है तो राम का रोल प्ले करना है, आपने इतने टाइम के लिए स्टेज पे आना है, आपने ऐसे परफॉर्म करना है। तो एक सर्टन टाइम होता है ना, और एक प्लेस होता है कि आपने यहाँ पर आकर परफॉर्म करना है। ये तो नहीं कि एक ही जगह आकर सारे परफॉर्म कर जाए, नो ना, सभी की अलग अलग एक जगह डिसाइड होती है और सबका एक टाइम पीरियड होता है अपना रोल प्ले करने के लिए बेसिकली। ठीक है, जी
नेक्स्ट हमारे पास हिस्ट्री में क्या होता था, पुराने टाइम में क्या होता था कि ड्रामा में वही पर्सन को लिया जाता था जिसके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता था बेसिकली। इन हिस्ट्री ड्रामेटाइजेशन मीन्स द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस से क्या करते थे, हम रोल दिया करते थे इन द पास्ट विच इज ऑफ द हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। इट इज द अटेम्प्ट ऑफ द ट्रांसेंड द बैरियर ऑफ द टाइम। इसमें क्या होता था कि पहले हमारे पास था कि टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं होती थी। ये आपने देखा होगा कि कितने कितने दिन तक वो जब मतलब दिवाली से पहले क्या होता है कि जो वो दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं, रोल प्ले करते हैं राम का रामायण का। तो बेसिकली पहले पुराने टाइम में क्या था, काफी लंबे लंबे तक चलते थे। लेकिन अब क्या हो गया, एक टाइम पीरियड है, एक टाइम प्लेस है, वहां पर उसको रोल प्ले करना है, कुछ टाइम के लिए रोल प्ले करके वो चला जाएगा। तो मीनिंग ऑफ ड्रामाटाइजेशन में यही चीज आएगी, ठीक है, कि बच्चे को एक ड्रामा में पार्टिसिपेट करना होता है, अपने रोल को प्ले करना होता है। Drama is a teaching method which would allow the student to explore the curriculum using the several of the garden multiple intelligence. Students are fully involved in the learning with drama. बच्चे को लर्निंग सिखाने ड्रामा के थ्रू, ठीक है। दे आर इमर्स्ड इन द सब्जेक्ट। उसको बच्चे को सब्जेक्ट भी सिखाना है, एक ड्रामा सिखाना है। देयर बॉडीज माइंड इमोशंस आर एक्सट्रीमली एक्ट व्हेन दे बिकम इंगोज्ड इन द ड्रामा। जब बच्चा उस ड्रामा के अंदर पूरी तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व कर लेता है, उसके अंदर घुस जाता है, तो क्या होता है उसमें क्या होता है, इमोशनली भी और मेंटली भी क्या करता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। हम आपने देखा होगा कि टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं अपने कॉलेज में, जैसे बेटी पढ़ाओ पढ़ाओ और बेटी बचाओ पे हमने कहा कि आपने एक ड्रामा करना है। तो उसकी थीम क्या है, बच्चे को ये सिखाना कि बेटे को पढ़ाना चाहिए, बेटे को बढ़ाना चाहिए आगे, है ना। तो अगर बेटी पढ़ेगी तो हमारा देश भी विकसित होगा। तो बेसिकली एक ऐसा ड्रामा से बच्चे को कुछ लर्निंग करवानी है हमने, कि बच्चा ड्रामा से भी सीख सके, ठीक है। लास्ट हमारे पास है एप्रिसिएशन लेसन। Appreciation lesson is designed to instruct the class to understand. Appreciation lesson क्या होता है, इसलिए प्लान किया जाती है उसको वो समझ सके। Enjoy something, appreciation something one must understand to enjoy और skill डेवलप। इससे क्या होता है, बच्चों की स्किल डेवलप की जाती है। कौन कौन सी स्किल होती है पता है आपको? हमारी 4 स्किल्स होती हैं, कोई भी टीचिंग होती है। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, ये 4 स्किल्स होती है। इनकी बच्चे को नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, एप्रिसिएशन लेसन है। इसमें हम बच्चों को क्या करेंगे, कहेंगे चार्ट बनाओ। चार्ट बनाने के लिए कहा, बच्चे ने चार्ट बनाया और बहुत अच्छा बनाया, तो टीचर क्या करेंगे, उसको अप्रिशिएट करेगा ना, कि आपने बहुत अच्छा चार्ट बनाया, गुड, वेरी गुड। इसमें टीचर का मेन मोटिव पता है क्या होता है, बच्चे के अंदर जो क्वालिटी है ना उसको निकालना है बाहर हमें। वो कैसे निकलेगी, मान लो हमें पता चल गया क्लास में कोई बच्चा बहुत ज्यादा सिंगिंग में अच्छा है, तो हम उसको, कोई भी स्कूल में कंपटीशन होगा या कोई भी हमारे स्कूल में कोई भी डे आएगा, स्पेशल डे आएगा, तो उस बच्चे को हम आगे करेंगे कि आपने एंकरिंग करनी है, आपने परफॉर्मेंस देनी है सिंगिंग में। तो इससे क्या होगा, बच्चे को अप्रिसिएशन कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं हम उसकी सिंगिंग को, तो बच्चा और आगे बढ़ेगा। बेसिकली टीचर ने क्या करना है, उसकी क्वालिटी को इनहांस करना है, ताकि बच्चे को एज ए एप्रिसिएशन, ठीक है, ताकि बच्चे को अच्छा फील हो और बच्चा उसकी डेवलपमेंट भी हो, ठीक है। आई थिंक आप सबको आज जितने भी मेथड्स मैंने करवाए हैं वो समझ आ गए होंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए मैंने एक जो सी आपकी जो प्लेवे एजुकेशन है, जो मेथड आज हमने पढ़े हैं, इसको मैंने हिंदी में भी रेडी कर रखा है। आपको जी इसको कल हिंदी में पीडीएफ दे देंगे हम सारे मेथड्स, ठीक है। जी आप लोगों के जी लिए हिंदी में भी मैंने ये रेडी किया है।
ताकि आप लोगों को और आसान हो सके। आपको इसमें राइट डाउन करने की कोई वो नहीं है। और बेसिकली ये जो है, आज हमने ये सारे मेथड पढ़ लिए हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गए होंगे अच्छे से। बेसिकली आपने ना, यस मैम। आपके जो सिलेबस है उसके अंदर आपको ये सारे मेथड जरूरी नहीं है कि आपने लिखने हैं। बेसिकली आपको इसके अंदर से या 4 या 5 मेथड आप एक्सप्लेन करें और बाकी मेथड्स का आप नाम लिख दें। ये इन दैट केस है कि अगर आपको मेथड याद नहीं आ रहा, आपके सिलेबस में हम या 3 या 4 मेथड लिखते हैं, उसके बाद लिख देते हैं कि ये सभी मेथड इसके अंदर हैं। ठीक है, लेकिन आपको पता ठीक होना है। चाहिए कि ये कौन कौन से इसके अंदर क्या होता है। एनीवन एल्स कुछ कोई कहना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, डाउट्स या फिर कुछ भी, आपकी कोई क्वेरी है? समझ आया आज का आप सबको? हाँ। सभी अपने कैमरे